Good morning, children. This one is the second part of the video of Up You Go. In first part, told you about the experiences shared by Sangeeta Arora, and we end that video with the topic crossing the river, how they cross the river. So, in this video, we continue the same topic, crossing the river. As you know, um, Sangeeta Arora, she is the group leader of group number 7. So before they crossed the river, their instructor gave a demo how they cross the river. No, their instructor tied a rope around his waist and put a sling. Sling is a type of hook in it. He then put up the sling on the thick rope tied across the river. Walking through the icy water, he went to the other side. जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने अपने कमर पे एक रोप बांधी, मोटी सी रस्सी बांधी और उसको उस रस्सी से अपने आप को जो हुक था उसके अंदर एक हुक डाला, स्लिंग डाला, और वो जो स्लिंग था वो स्लिंग को रोप के ऊपर डाला गया और उसके सहारे उन्होंने उस आइसी वाटर को बहुत ही ईजिली क्रॉस कर दिया. बट जो ग्रुप नंबर 7 की जितनी गर्ल्स थीं, सो नो वन वॉज रेडी टू क्रॉस द रिवर. कोई भी उसमें रेडी नहीं था, सब एक दूसरे को पुश कर रहे थे. एंड संगीता अरोड़ा stand in the last number, so she thought that no one is seeing me, but at the meantime the instructor came near, and with the rope and the sling, and gave it to Sangeeta Arora. Then this time there is no chance to escape from this challenging task. तो इंस्ट्रक्टर उसके पास आए, उसको उसके हाथ में रोप और स्लिंग था. अब तो संगीता अरोड़ा बच नहीं पाती, उनको तो ये टास्क करना था. और जब तक वो रेडी हो रही थी तब तक मतलब रेडी हो रही थी तब तक उसमें कोई साहस नहीं था कि मैं इस तरह का काम कर पाऊँगी. और इस चीज़ को उसके अंदर बहुत डर था और इस चीज़ को उसके इंस्ट्रक्टर ने समझ गए थे. फिर उन्होंने अब ग्रुप को कहा कि भाई चीयर्स करो, 3 चीयर्स फॉर संगीता अरोड़ा, मतलब इस तरह से बोलो ताकि उसके अंदर एक उत्साह आए, एक करेज डेवलप आए. और उसने अपने आप को स्लिंग और रोप को बांधा. तब तक किसी ने उसको हल्के से पुश कर दिया और इस तरीके से वो उस रिवर को धीरे धीरे क्रॉस करने लगी. जैसे वो क्रॉस कर रही थी, पूरा ठंड था, रिवर जो कि रिवर आइसी था, उसके दांत किटकिटा रहे थे और उन्होंने रोप को बहुत ईज़िली पकड़कर और आगे बढ़ने लगी. धीरे धीरे वो रिवर क्रॉस कर रही थी. जैसे जैसे रिवर क्रॉस कर रही थी, रिवर डीप था, वो उसका जो वाटर लेवल था बढ़ता गया और एक समय ऐसा आया कि उसके नेक तक वाटर आ गया. और जब वो मिडिल में पहुंची, सडनली उसका हाथ जो है वो रोप से छूट गया. उसके बैलेंस गड़बड़ा गया और रोप से छूट गया और वो बहुत डर गई और उसने हेल्प के लिए चिल्लाया. और उसको पक्का विश्वास था कि मतलब अब तो मैं सीधे इस रिवर में गिर गई, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि उसके वेस्ट पे रोप बंधे थे और उससे वो स्लिंग अटैच था, तो वो गिरी नहीं. हाँ, थोड़ा सा झूलने लगी. तब तक उसके ग्रुप ने चिल्लाया, होल्ड द रोप, जल्दी से रस्सी पकड़ो, जल्दी से रस्सी पकड़ो. और वो उसको सुनकर वो उसने रस्सी को पकड़ा और धीरे धीरे वो आगे बढ़ती गई. एंड फाइनली उसने रिवर को क्रॉस किया. जब उसने रिवर को क्रॉस किया, उसके अंदर एक अलग तरह की खुशी आई कि मतलब एक उसने चैलेंजिंग टास्क को पूरा किया. ठीक है. और अब वो बैंक के दूसरे साइड में पहुंच के अपने ग्रुप के जो अदर्स मेंबर थे उसको कहने लग गई कि भाई आप लोग भी आओ, इस रिवर को क्रॉस करो. और उसको पता था कि उसका ये जो रिवर क्रॉस जो हुआ वो उसके कॉन्फिडेंस का नतीजा था और इस कारण से उसने इस चैलेंजिंग टास्क को पूरा किया. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, दिस वन इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट काइंड ऑफ टूल्स आर नीडेड फॉर क्लाइंबिंग माउंटेन? किस तरह के टूल्स चाहिए होते हैं माउंटेन को क्रॉस करने के लिए?
तो जो इसमें जो है सबसे पहला जो है कि आप क्या चाहिए कि आप रिवर को बहुत ही ईज़िली क्रॉस कर किस तरह की चाहिए आपको, तो रोप चाहिए, स्लिंग चाहिए, पिटन्स चाहिए. सो these things are needed for crossing the mountain. Now, have you ever seen a hook and the rope being used for anything else where? आपने कभी देखा है कि ये जो रोप है, रोप और हुक किन चीज़ों के लिए किया जाता है? येस, अ हुक एंड अ रोप आर बीइंग यूज फॉर ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम अ वेल. मतलब पानी जो है कुएं से पानी निकालने के लिए. एंड दिस वाज ऑल्सो दिस थिंग इज ऑल्सो यूज फॉर रेस्क्यू पीपल. जैसे कुछ लोग फंसे हुए होते हैं तो उसको निकालने के लिए, जैसे बीच नदी में फंस गए हैं तो हेलीकॉप्टर एक रस्सी गिराता है, फिर जो लोग होते हैं उसको पकड़ते हैं, पकड़ के उसको ऊपर खींचा जाता है. तो इस पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है. वॉट एल्स कैन वी यूज़ इफ़ यू वॉन्ट टू क्रॉस अ रिवर इन द माउंटेन. पहला था कि माउंटेन को क्लाइंब करने के लिए क्या चाहिए था, तो मैंने बोला था कि अ थिक रोप, स्लिंग एंड स्टिक. ये माउंटेन के लिए चाहिए, ठीक है. और रिवर क्रॉस करने के लिए चाहिए अ थिक रोप, स्लिंग एंड पिटन्स आर नीडेड टू क्रॉस द river. So we have finished this three questions. Now next one, what do we need why do we need extra energy on the mountain? We need Why do we need extra energy for the mountain? So on the mountain, while climbing, we need rise against. हमको कोई ऐसे धक्का देता है और हम उसी तरफ जा रहे होते हैं. सो देर इज सम फोर्स, okay, and we have to walk on a rough surface, so we need extra energy. Now next question, have you ever heard of anyone who has done something adventurous and what? हाँ, आपके फ्रेंड सर्किल में कोई होगा जो कि कोई एडवेंचरस काम किया होगा, जैसे यूज टू climb the tree, climb the wall. Okay, have you ever done anything adventurous? If yes, tell your class, write about it in your own word. Okay, अगर आपने कोई ऐसा एडवेंचरस काम किया है तो वो आप अपना उस एक्सपीरियंस को आपको शेयर करना है, उसके बारे में लिखना है. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ रॉक क्लाइंबिंग. मतलब पत्थर पे कैसे चढ़ना है. वी हैड टू क्लाइंब 15 किलोमीटर टू रीच टेक्ला विलेज. उसके बाद ये लोग कहाँ पहुँचे? टेक्ला विलेज. इट वॉज एट अ हाइट ऑफ 1600 मीटर. मतलब जो उसकी हाइट थी वो 1600, वाटर लेवल से उसकी हाइट 1600 मीटर थी. आवर रक्षक हैड ऑल दैट वी हैड नीड. मैंने ऐसे बोला, पहले ही बताया था कि जितने भी माउंटेनियर्स थे वो अपने साथ अपने पीठ पे रक्षक बैग लेके जाते थे. उनके रक्षक बैग में बहुत सारी चीज़ें होती थी. क्या क्या चीज़ होता था? फूड पैकेट्स, वाटर बॉटल, रोप, हुक, प्लास्टिक सीट, डायरी, टॉर्च, टॉवेल, सोप, विंग चीटर, विसल, ग्लूकोज, जैगरी, चना एंड सम अदर टाइप ऑफ स्नैक्स. ये सारी चीज़ें उनके रक्षक बैग में हुआ करती थी. We could see fruits and vegetables growing in the step hill. Step hill मतलब सीढ़ी की तरह बनाता है. जैसे आप जितने भी माउंटेन वाले रीजन में जाएंगे, जैसे आप दार्जिलिंग जाओगे तो वहाँ पे जो फार्मिंग होती है स्टेप फार्मिंग, मतलब ऐसा लगता है जैसे सीढ़ी बनी हुई है. तो वहाँ पे स्टेप फील्ड था और उस स्टेप फील्ड में कुछ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ग्रो थे. मतलब वहाँ पे उगे हुए थे. And we saw Colonel Ram Singh standing on a 19-meter high flat rock with pegs and rope. फिर उन्होंने कर्नल राम सिंह को देखा जो कि 90 मीटर एक हाइट पे एक फ्लैट रॉक था. वहाँ पे उनके हाथ में पेग्स था और रोप था. वी हैड
been told to first we had been told to first observe the rock carefully and identify whole places where we can put our hands and feet. Today I was not going to back out. I stood first in the line. Our instructor tied a rope around his waist. He put up the sling and held the thick rope which was hanging. He started climbing as if he was running up. I also put my sling, but as I took my first step, I slipped and there I was swinging from the rope. तो वहाँ पे अब रॉक क्लाइंबिंग में सबसे पहले बताया गया कि सभी रॉक को बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करना है. ऑब्जर्व करने के लिए उनके हाथ में दो चीज़ है, पेक्स है एंड रोप्स है. तो उनके जो पेक्स थे, पेक्स से वो रॉक को मार करके पहले देखते थे कि वो स्ट्रांग है कि नहीं, कि और किस जगह पे वो अपना हाथ रख करके आगे बढ़ेंगे. तो बोली आज मैं पीछे खड़ी नहीं हुई, मैं एकदम लाइन के फर्स्ट पे थी और मैंने अपने इंस्ट्रक्टर को ऑब्जर्व करते रहा कि वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं. तो उनको देखा कि उन्होंने स्लिंग डाला और वो स्लिंग और उसके साथ रोप था. रोप में वो झूलते हुए और रॉक को पहचानते हुए वो एकदम आसानी से ऊपर जा रहे थे. मुझे लगा ये बहुत इजी टास्क है, मैंने भी स्लिंग डाला, लेकिन जैसे मैंने फर्स्ट स्टेप डाला मैं स्लिप कर गई और मैं उस रोप पे झूलना शुरू कर दिया. और तब वहाँ से आया कि मतलब इंस्ट्रक्शन आया कि जब भी रॉक क्लाइंबिंग करना है, कीप योर बॉडी स्ट्रेट एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखना है 90 डिग्री पर और कीप योर बैक स्ट्रेट, डू नॉट बेंड. हमेशा बैक आपका सीधा रहेगा, बेंड नहीं करना है. कीपिंग दिस इन माइंड आई इमेजिन द रॉक एज फ्लैट ग्राउंड एंड स्टार्टेड टू क्लाइंब अप. अब ये चीज़ को ध्यान में रखा और ये सोचा कि ये जो रॉक है ना एक फ्लैट सरफेस है और मैं बहुत ही ईजिली रॉक क्लाइंबिंग करने लगी. अगेन वाइल कमिंग डाउन वी हैड टू यूज़ अ रोप. जब हम ऊपर चढ़ गए तो हमें अब नीचे आना है और नीचे आने की टेक्निक अलग होती है, उसको रैपलिंग कहते हैं. इट इज़ अ स्पेशल वे ऑफ कमिंग डाउन एंड ये एक अलग तरीका होता है. और फिर हमने रोप को पकड़ के फिर नीचे आ गए. हैव यू एवर क्लाइंब अ ट्री? हाउ डिड यू फील? वेयर यू स्केर्ड? डिड यू एवर फॉल? क्या कभी आपने कोई ट्री को क्लाइंब किया होगा या रॉक क्लाइंबिंग किया होगा? तो कब फर्स्ट टाइम आपको बहुत डर लगता होगा कि कैसे मतलब मैं रॉक क्लाइंबिंग कर रही हूँ, कहीं मैं गिर ना जाऊँ. सेकेंड, हैव यू एवर seen someone climb a small wall? What do you think is the difference between climbing a wall and climbing a high rock? Okay. तो आपने देखा होगा कि कोई पर्सन हु क्लाइंब अ वॉल, लेकिन दोनों सेम है क्योंकि दोनों स्टेप होते हैं, सीधे होते हैं और दोनों का प्रोसेस एक जैसा ही होता है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, this a funny incident. What funny incident has happened? Now it was evening. Kondobi was feeling hungry. We did not have anything to eat. She jumped over the fence and got into a field. अब एक शाम हो गया, कोंडोबी को भूख लगी थी. कोंडोबी वो मिज़ो गर्ल और उसको खाने के लिए कुछ नहीं था. उसने आपको बताया था कि स्टेप माउंटेन पे बहुत सारे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लगे हुए थे. वो फेंस को क्रॉस की और वो फील्ड में इंटर की और वो जल्दी जल्दी से दो बड़े बड़े कुकुम्बर उठा लाई. जैसे वो उठा लाई तो उस फील्ड की जो ओनर थी वो आई और उसको पकड़ लिया, उसके बैग को पकड़ लिया और उसने कोंडोबी को कहना शुरू किया और उसने अपने लैंग्वेज में बोलना शुरू किया. तो कोंडोबी को ना तो उसकी लैंग्वेज समझ में आ रही थी ना उस वुमेन को कोंडोबी की लैंग्वेज. फिर ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे, दोनों एक्सप्लेन करना चाह रहे थे. कोंडोबी मिज़ो में, वो अपने लैंग्वेज में, लेकिन बहुत मुश्किल हो रहा था.
फिर मैं जो संगीता अरोड़ा कह रही थी कि मैंने किसी तरीके से कोशिश करके हिंदी में समझाई, पर दोनों ने नहीं समझा। लास्टली मैंने अपने हाथ जोड़ करके सॉरी मांगा। उसके बाद ये मामला थोड़ा सब संभला। इसी बीच क्या हुआ कि हम अपने ग्रुप से बिछड़ गए और धीरे धीरे अंधेरा हो गया, हम रास्ते भूल गए और हम लोग काफ़ी डर गए। हमें हमारे हाथ में टॉर्च था, टॉर्च से भी कुछ चीज़ें सही से नहीं दिख रही थी और अब डर से मतलब ठंड थी लेकिन डर से पसीने आ रहे थे। मैंने कुंडली का हाथ बहुत ज़ोर से पकड़ लिया और ज़ोर से चिल्लाया कि वेयर आर यू ऑल, कैन यू हियर मी, आप लोग कहाँ हो, क्या मेरी आवाज़ सुन रहे हो। और आपको पता है कि माउंटेन में जब आप बोलोगे तो आपकी वॉइस जो है वो इको होती है। रात में भी जब कुछ साउंड नहीं रहेगा तो आप अगर कुछ बोलोगे तो आपकी जो साउंड होती है वो इको हो रही होगी। तो उनकी आवाज़ इको हो रही थी एंड उसके हाथ में उन लोग के पास विसल थे। उन्होंने विसल बजाने शुरू किए, अपने टॉर्च की फ्लैश लाइट डालना शुरू किया। तभी किसी उनके ग्रुप के लोगों ने नोटिस किया कि ये लोग गुम हो गए। फिर उनको कुछ दूर से विसल की आवाज़ सुनाई दी, मतलब ये उनका सिग्नल था। फिर ये आपस में फिर मिल गए और जब तक ये मतलब नहीं मिले थे तब तक ये कौंडवी बात करना चाहती थी। फिर उसने, चूँकि कौंडवी की तो भाषा वो समझ नहीं पा रही थी, लास्टली कौंडवी ने जो मीज़ो में गाने शुरू कर दिए, मीज़ो लैंग्वेज में। एंड कुछ देर के बाद उनको लगा कि उनके ग्रुप वाले आ रहे हैं और फिर ये अपने ग्रुप के साथ मिल गए। नाउ अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपसे मैं भी पूछने वाली हूँ। फर्स्ट वन, इज़ देयर एनी वन इन योर क्लास whose language do not understand and or who does not understand yours? What do you do in such a case? हाँ, आपकी क्लास में भी अगर कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो उनको मतलब आपकी भाषा, जैसे कोई अगर साउथ का बच्चा आया तो उसे हिंदी समझ में नहीं आएगी, या कोई ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी और इंग्लिश ना जानते हो, सिर्फ अपने लैंग्वेज जानते हो, तो ऐसे समय में एक दूसरे को समझना बहुत ही मुश्किल होता है। हैव यू एवर लॉस्ट योर वे, व्हाट डिड यू डू देन? क्या कभी आपने अपना रास्ता खो गए? तब आपने क्या किया? जैसे मान लीजिए कि आप किसी फेयर में गए और फिर वहाँ पे आप अपने फैमिली मेम्बर्स से भूल गए और फिर आपको अपने घर का रास्ता नहीं मालूम है। ऐसे समय में आपने क्या किया? या कभी आप रास्ता भूल गए तो आप आसपास के लोगों से पूछोगे, आप अपने एरिया बता के कि क्या डायरेक्शन है, और उस डायरेक्शन को फॉलो करते हुए आप पहुंच जाओगे। व्हाट नाउ, व्हाई डू यू थिंक कौंडवी वुड हैव संग लाउडली? अब कौंडवी ने क्यों गाना गाया होगा? तो ये है कि एक तो सिग्नल दिया अपने ग्रुप को कि उनको वहाँ से वो निकाल सके, और दूसरा डर था। इन दोनों कारणों से उन लोगों ने गाना शुरू किया। हैव यू एवर सीन समवन डूइंग समथिंग स्पेशल टू गेट ओवर देयर फियर? व्हाट एंड देन? तो कभी ऐसा होता है ना कि आप डर गए हो तो क्या किस घर का कोई मेंबर आपको कोई मतलब कोई तरीका बताया हो, जैसे कहते हैं ना घर में डर लग रहा है, डरावने सपने आ रहे हैं, तो जो घर के बड़े लोग कहते हैं हनुमान चालीसा पढ़ लो, तो इससे आपका जो डर है उस डर से आप बाहर निकल जाओगे। यू कम ओवर फ्रॉम दैट फियर। नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ अ स्पेशल गेस्ट। हु इज़ द स्पेशल गेस्ट? कौन वो स्पेशल गेस्ट था? ठीक है, स्पेशल गेस्ट। तो आफ्टर डिनर वी मीट स्पेशल गेस्ट बचेंद्री पाल। सी हैड बीन जस्ट सेलेक्टेड एज अ पार्ट ऑफ द टीम टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। बोले हम उस समय हमारे जो कैंप में जो स्पेशल गेस्ट आई वो बचेंद्री पाल थी, जिसको माउंट एवरेस्ट में वो क्लाइम करने के लिए सेलेक्ट हुई थी।
and she had come to seek the blessing of Brigadier Gyan Singh. It was happy evening. We were all singing. Bichendri also joined us in singing and dancing of the famous पहाड़ी song. तो उसके बाद वो आई थी. आपको पता है कि जो बिचेंद्री पाल हैं, शी इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन to climb Mount Everest and fifth woman in the world to reach the peak of Mount Everest. तो फिर वो ज्ञान सिंह से ब्लेसिंग्स लेने के लिए आई थी. फिर वो इन लोगों ने जो पहाड़ी गाना डांस किया उसमें वो ज्वाइन किया, उन लोग उसने भी गाना गाया. एट दैट टाइम वी हैड नो आइडिया दैट बिचेंद्री वुड become the first Indian woman to reach Mount Everest and create history. जब वो आई थी तो इनको कोई आभास नहीं था कि ये इस तरह का काम होगा और ये इतनी फेमस होंगी. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ कैंप इन द स्नो. अब स्नो वाला पूरा एरिया है और उसमें कैंप लगाना है. वी वेयर स्टैंडिंग एट अ हाइट ऑफ 2134 मीटर. पहले 1600 मीटर, अब वो कहाँ पहुँच गए? 2134 मीटर. एंड वहाँ पे इनको रात गुजारनी है और सभी लोग टेंट लगाने में बिजी हैं. एंड टेंट लगाने के लिए डबल लेयर प्लास्टिक सीट्स यूज़ कर रहे हैं फॉर द ग्राउंड. अच्छा, ये डबल लेयर प्लास्टिक सीट्स क्यों यूज़ किया गया? क्योंकि उसके बीच जो एयर है ये उनको गर्म रखने में हेल्प करेगी. फिर इन लोगों ने पेग्स लगाए और उसके बाद टेंट लगाना शुरू किए. जब एक तरफ से वो टाइट करते थे तो दूसरी तरफ से हवा आती थी, टेंट को उड़ा देती थी. और काफ़ी देर की मशक्क़त के बाद टगिंग करते हुए ये किसी तरह मैनेज किए और इन लोगों ने टेंट लगाया. उन्होंने टेंट के चारों ओर एक गड्ढा खोदा. क्यों? ताकि वहाँ मतलब इंसेक्ट्स और रेप्टाइल्स जो हैं या इस तरह की चीज़ें उनके कैंप में इंटर ना कर सके. अब इनको भूख लगी तो अब इन लोगों ने क्या किया कि कुछ इन लोगों ने फायरवुड इकट्ठे किए, सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी की और उसके बाद इन लोगों ने स्टोन से, पत्थरों से चूल्हा बनाया ताकि वो खाने के लिए कुछ चीज़ें बना सके. तो फिर इन लोगों ने कुछ खाना बनाया. फिर खाना खाने के बाद बहुत सारे वेस्ट इकट्ठे हो गए थे, उसको एक बैग में कलेक्ट करके और जो कैंप साइट है उसको क्लीन कर दिया. फिर इन सब के पास स्लीपिंग बैग्स था और इस स्लीपिंग बैग्स खोल के जब सोने लगे तो इनको ये ऐसा नहीं था कि ये स्लीपिंग बैग इतना कंफर्टेबल होगा. लेकिन जैसे ही वो जो स्लीपिंग बैग था वो बहुत ही कंफर्टेबल था क्योंकि वो स्लीपिंग बैग सॉफ्ट फेदर से बना हुआ था और ये इनको गर्म रखने में बहुत हेल्प कर रहा था. और सभी बहुत टायर्ड थे इसलिए बहुत आसानी से ये लोग सो गए. देन नेक्स्ट डे जब वो कल मॉर्निंग में उठे, जब वो सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ उनको स्नो ही स्नो नज़र आ रहा है, मतलब बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रहा था. ठीक है. और ऐसा लगता था कि जैसे बर्फ़ के छोटे छोटे गोले जो हैं वो गिर रहे हैं और बहुत ही सुंदर लग रहा था. वहाँ पे जितने प्लांट्स थे, ट्रीज़ थे, ग्रास था, माउंटेन था, सब के ऊपर बर्फ़ था, सब वाइट नज़र आ रहे थे. और हम लोग को मतलब क्लाइंब करना था इस 2700 मीटर. मतलब इन लोगों ने कैंप किस हाइट पे बनाया था? 2134 मीटर पे कैंप बनाया था और उससे आगे इनको जाना था 2700 मीटर. फिर ये उस पे चलने लगे. बहुत स्नो के ऊपर बहुत ही केयरफुली चलना होता है और वो भी स्टिक के हेल्प पे. आपने पढ़ा होगा क्लास 4 में कि अगर आइस के ऊपर अगर वो हार्ड है तो आपके स्लिप करने के चांसेस होंगे और अगर वो सॉफ्ट है तो आपके पैर उसमें सीधे नीचे धंस जाएंगे. सो वो किसके हेल्प से? स्टिक के हेल्प से इन लोगों ने चलना शुरू किया था और बहुत ही डिफ़िकल्ट था क्योंकि स्लिप करने के चांसेस थे.
बाय आफ्टरनून वी हैड रीच स्नो कवर्ड माउंटेन्स, और दोपहर तक हम स्नो कवर्ड माउंटेन पे पहुंच गए। और फिर हमने वहाँ बहुत इंजॉय किया। हमने स्नोमैन बनाया, स्नो के गोले बना करके हम खेलना शुरू किए। नाउ नेक्स्ट, लास्ट डे ऑफ द कैंप। लास्ट डे ऑफ द कैंप में क्या हुआ, ये अब जब कैंप जब ख़त्म होता है, उसका जो कैंप ख़त्म होने की जो लास्ट नाइट होती है, उसमें कैंप फायर ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। और जितने भी ग्रुप होते हैं वो प्रोग्राम प्रेजेंट करते हैं, कोई म्यूज़िकल प्रोग्राम, कोई जोक्स बोलता है, कोई गाने गाते, कोई डांस करते। उस कैंप फायर के चारों तरफ लोग इंजॉय करते हैं। और ऐसे करते करते रात हो गई। नाउ जो कैंप के जो डायरेक्टर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे, उन्होंने उठे और उन्होंने मुझे बुलाया। अब मुझे तो डर लगने लगा कि मैंने ऐसी क्या गलती की जो मुझे वो बुलाए। बट जो सर थे, उन्होंने मेरा नाम अनाउंस करना था कि बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड से मुझे मिलना था, इसके बारे में उन्होंने बताया। और जैसे उन्होंने बताया, मेरे आंखों से आंसू निकलने लगे और उन्होंने तभी हमें ब्लेसिंग्स दिया। नाउ वाई डू यू थिंक अ ड्रेन वॉज डग अराउंड द टेंट? जो क्यों किया गया था, एक गड्ढा ट्रेन के चारों तरफ क्यों खोदा गया? सो द ड्रेन वॉज डग टू कीप insects, snakes, scorpio in it, to keep off insects, snakes and scorpio, और स्कॉर्पियो, ये सब जितने भी जो होते हैं ना, उन उससे बचने के लिए। ठीक है, आपको इसमें मैंने पहले ही बता दिया था, ड्रेन इज डग टू कीप ऑफ insects, reptiles, that they will not come in the tent. Besides mountaineering, what other activities that can be called adventurous and why? मतलब माउंटेनियरिंग के अलावा और भी क्या हो सकती है? तो रिवर राफ्टिंग है, हैंग ग्लाइडिंग है, तो ये सारी जो है एडवेंचरस एक्टिविटीज़ है। ठीक है। नाउ यू आर ऑन माउंटेन, हाउ डू यू फील देयर? व्हाट कैन यू सी? What can you see? What do you feel like doing there? So अगर ऐसा हुआ, अगर मैं माउंटेन पे हूँ, इट इज़ जस्ट लाइक माई ड्रीम। आई एम वेरी एक्साइटेड, आई कैन सी blue sky around me. I feel that I am on the top of the world. Now come to the next part, this blue one, which is very knowledgeable and important. This one, okay, alone on the mountain top. So Bachendri Pal, when she was 12 years old and she was living in the mountain, she is a mountainous girl. वो पहाड़ों में ही रहती है, तो इसे पहाड़ी लड़की बोलते हैं। और उनका जो स्कूल था, एक पिकनिक पे गया। और ये उस समय जब स्कूल की तरफ से गई तो 4000 मीटर क्लाइंब कर गई अपनी फ्रेंड के साथ। एंड ये लोग हंसी मजाक में किए थे, ठीक है, हंसी मजाक में कर रहे थे। फिर रात हो गया, अंधेरा हो गया और ये वापस नहीं आए। और बहुत ठंड थी, ठंड में हवा चल रही थी, वो भी डरावनी लग रही थी। और उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। अब एक तो भूखे, उसमें लंबी रात। और ये बचेंद्री पाल के साथ हुआ। और जब वो एक यंग गर्ल थी, वो उनका जो बचपन या उनका जन्म उत्तराखंड के गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में नाकुरी विलेज है, वहाँ हुआ। वो बड़ी हुई तो उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, जो उत्तरकाशी में है, उसको ज्वाइन किया। और उनके जो गाइड थे वो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। उन्होंने उनको ट्रेनिंग दी। और उसके बाद इन्होंने
इनको माउंटेनियरिंग ट्रेनिंग का कोर्स करवाया और 1984 में वो माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने वाली टीम में उनका सिलेक्शन हुआ. स्नो स्टॉर्म, बर्फीली हवा. There were 7 women in that 18-member team. On the night of 15th May, the team was tired after having reached a height of 7,300 meter. तो वो जो 18 मेंबर्स की जो टीम सेलेक्ट हुई थी माउंट एवरेस्ट पे जाने के लिए, जिसमें कि 7 वुमेन थी, और ये लोग उस समय 7,300 मीटर तक पहुंच गए. तब टीम ने डिसाइड किया कि यहाँ पे टेंट लगाते हैं और सोएंगे. फिर बीच रात में एक भयानक आवाज़ आई और ऐसा कुछ लगा कि कुछ चीज़ फटा है. पहले वो जैसे उठते उससे पहले ही उनका टेंट उड़ चुका था और ऐसा लग रहा था कि कोई भारी चीज़ उनको हिट कर रहा था. वो बहुत भयानक बर्फीली हवा थी और बचेंद्री पाल तो एक तरह से बर्फ़ के अंदर कवर्ड हो गई थी, दब गई थी और उसके सर पे बहुत चोट लगा था. उस टीम के बहुत सारे मेंबर्स को इंजर्ड हुए थे. और फिर दूसरे जो थे वो स्नो पिक्स और एक्सेस का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने खुदाई की और जो लोग स्नो के अंदर दब गए थे उन्हें बाहर निकाला. जो टीम के अदर मेंबर्स थे वो बेस कैंप में रिटर्न हो गए, लेकिन बचेंद्री पाल नहीं. वो आगे बढ़ती रही, ऊपर चढ़ती रही, आगे बढ़ती गई और वो पीक पे पहुंची. It was 7 minutes past 1 o'clock in the afternoon of 23rd May when Bachendri Pal stepped into the peak of 8,900 meter high Mount Everest, was also called Sagar Matha in Nepal. फिर आगे बढ़ती रही और उसने पीक पे पहुंचा. समय था 23rd मई 1984 का और समय था 1:07 हुआ था. वो उस पीक पे पहुंची. उसकी हाइट उस समय 8,900 मीटर थी, माउंट एवरेस्ट की हाइट, जो कि ये माउंट एवरेस्ट नेपाल में है और नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है. उसके साथ टीम के अदर मेंबर थे. There was no space for 2 people to stand at the top of the same time. वहाँ उस टॉप पे ऐसा नहीं था कि 2 लोग एक साथ खड़े होंगे. अगर कोई एक स्लिप किया तो सोचो कि वो हजारों फीट नीचे चला जाएगा. बचेंद्री पाल और उसकी टीम ने मिलके पहले स्नो को थोड़ा खोद के उसको बराबर किया अपने एक्सेस की मदद से, और फिर हुक का इस्तेमाल करते हुए दोनों ने अपने आप को रस्सी से टाई किया और एक दूसरे को पकड़ के 2 ऊपर गए और वहाँ पे खड़े हुए. बहुत ठंड थी लेकिन इन्होंने एक अचीवमेंट लिया था, उसकी गर्मी उनके पास थी. फिर वहाँ उसने अपने सिर झुकाए, वहाँ उस पेज पे अपना नेशनल फ्लैग लगाया, फ़ोटोग्राफ्स लिया और वहाँ पे वो 43 मिनट्स उस हाईएस्ट पीक के ऊपर, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक कहलाता है, वहाँ पे स्पेंड की. और तभी से बचेंद्री पाल वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन एंड 5th वुमेन इन द वर्ल्ड टू रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट. नाउ come to the next part. First question is, why did Bachendri Pal put up a Indian flag on the peak? उसने इंडियन फ्लैग वहाँ पे क्यों लगाया? इसलिए to honor our country, अपने कंट्री को ऑनर देने के लिए. So Bachendri Pal put up the Indian flag on the peak to honor our country. Now second question, when have you seen our national flag being hosted? कब होस्ट किया जाता है? Every year on Independence Day, Republic Day, but in our school
we all, every day we all hosted our national flag. Previously, it is hosted only 2 days every year, that is Independence Day and Republic Day. But nowadays, we host our national flag every day. Have you seen the flag of any other country? Where? हाँ, आपने देखा होगा on television, internet, or at the time of world cricket match. Now, make a group of 6-8 children design a flag of your group. Achha, now explain why it can be adventurous and challenging to climb a mountain. How would you prepare if you were to climb a mountain? What would you take with you? Write in your word. Climbing a mountain, really it is adventurous and challenging because you face so many difficulties, and uh, you have you have do a lot of regular practice before uh, going to climb actual climbing. uh, for climbing, you take rope, stick, sling, and also carry food, water, plastic seed, torch, aid box, oxygen cylinder. Okay, now thank you. You all understand this chapter very